चाहे यहाँ आप बैठे, हेमंत सोरेन बैठे, नरेंद्र मोदी बैठे, मेरे लिए सब बराबर है। तो मेरा सवाल ये है कि आखिर वो 3 से 4 दिन आप लोगों को क्या डिसीजन करने में लगे कि सूर्य हंसदा जेल के पार्टी के थे? ये सिस्टम ना था, इस सिस्टम को पूरा खराब करके लोग रखा है। तो बहुत दुर्गति इस राज्य में। आप कोयला चोरी देखिए ना, क्या दुर्गति है। आप देखिए कि लगेगा कि नियमतः अलॉटमेंट कर दिया है लोगों को, ये माइंस तेरा, ये माइंस तेरा, ये माइंस तेरा, वो प्रोडिक्ट नहीं कर पा रहे। यही आरोप तो जयराम पर भी लगता है कि जयराम एज अ पर्सन बहुत अच्छे आदमी, लेकिन उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो आया था कि सूर्या हंसदा हमारे पार्टी के नहीं आना चाहिए था। नहीं है वो आया था क्या? तो है, आना चाहिए। नहीं है वो आया था क्या? है तो आना चाहिए था। है तभी तो जयराम जी वहां गए 7 दिन बाद। नहीं 7 दिन बाद। अगर समाज को लेकर के झारखंड में जिस तरह माने सरकार और जो लीडरशिप है बेईमानी करते आया है, ओबीसी समाज ये कारण भी है कि ओबीसी समाज अपने हक के लिए कभी आवाज बुलंद नहीं कर पाया। केवल ओबीसी समाज को लॉलीपॉप देने का काम किया गया है। ये अन्याय इसलिए हो रहा है कि ओबीसी समाज यहाँ जग नहीं रहा है। ओबीसी समाज जिस दिन जग गया, सुदेश जी एक समय था, समय के साथ चीजों को बांध नहीं पाए। सुदेश कुमार महतो ये फंस गए, नहीं फंसे। जयराम जी कभी फंस ही नहीं सकते, इसलिए जो स्पष्टवादी नेता हो। 2 से 3 दिन का समय लगा, तब जाकर के इस बात पर आप लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे। इस बात से आपको कबूल करना पड़ेगा। जोहार, द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती और हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं, काफी दिन से मैं सोच रहा था कि मैं इनका इंटरव्यू लूं, और आज देखिए किस्मत इसी को कहते हैं कि मैंने आज सुबह सुबह सोचा था कि मैं इनको कॉल करूंगा और आज हमारा इंटरव्यू हो भी रहा है। असल में विजय साहू हमारे साथ हैं। एक शब्द आता है क्षेत्रीय छत्रप। क्षेत्रीय छत्रप का मतलब ऐसा है कि जब आप क्षेत्रीय राजनीति की बात करते हैं तो कई ऐसे नाम होते हैं जो नाम अपने क्षेत्रीय राजनीति में एक मजबूत पकड़ रखते हैं। आप मांडू की राजनीति की बात करें, आप बड़का गांव की राजनीति की बात करें, आप हजारीबाग की राजनीति की बात करें, आप रामगढ़ की राजनीति की बात करें, तो इन जगहों पर जहां अलग अलग विधानसभा, हजारीबाग विधानसभा, बड़का गांव विधानसभा, मांडू विधानसभा, रामगढ़ विधानसभा, इन विधानसभाओं में अच्छी पकड़ रखते हैं हमारे विजय भाई। और सबसे बड़ी बात, राजनीति की एबीसीडी जो होती है वो छात्र जीवन से ये पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस पार्टी के साथ इन्होंने राजनीति करी, उस पार्टी का दामन छोड़ करके और नए पार्टी में अपना भविष्य इन्होंने तलाशा। बहुत स्वागत है विजय भाई आपका द भारत मित्र में। सबको बहुत बहुत जोहार, आपके दर्शकों को भी और आपको भी कि आपसे आज हमको मिलने का अवसर मिला, क्योंकि आप मैंने इच्छा जाहिर किया। देखिए विधाता ने आज मिलवा दिया हम लोग को। अच्छा विजय दा, आप विजय साहू राइट, ओबीसी है। ओबीसी वो कम्युनिटी है जो तय करती है कि देश में कौन राज करेगा। झारखंड तो छोड़ दीजिए, देश में कौन राज करेगा। झारखंड का भी जातिगत आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो 46% से ज्यादा, ये मतलब पुराना जातिगत आंकड़ा, अब तो और भी ज्यादा हो जाएगा। ये ओबीसी जो होता है वो राज करता है। सरकार बनाने वाला ओबीसी, सरकार गिराने वाला ओबीसी, देश के प्रधानमंत्री ओबीसी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये सब नारे भी चलते हैं। पर झारखंड की राजनीति में ओबीसी अपने आप को कहां पाता, और खास करके जिनके नाम के आगे साहू लिखा हुआ है वो अपने आप को कहां पाते हैं? देखिए झारखंड प्रदेश के बारे में ये विडंबना इस राज्य के लिए है कि जहां पर ओबीसी समाज आप काउंट करेंगे तो ओबीसी BC1 BC1 में 125 जातियां हैं और BC2 में 45 जातियां। इतनी बड़ी, माने अब जब इतनी संख्या में जातियां हैं तो उसका पॉपुलेशन आप समझिए कि आधी आबादी है इस राज्य। अभी तो जातीय जनगणना हो जाए तो पता चल जाएगा कि ओबीसी का एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है। माने हम लोग अनुमान लगाते हैं कि 50% कोई बोलता है, कोई बोलता है 45%, कोई बोलता है 56%, एग्जैक्टली कितना, लेकिन इतना तो पता है कि इस राज्य की आधी आबादी ओबीसी है जी। लेकिन ओबीसी समाज को लेकर के झारखंड में जिस तरह से माने सरकार और जो लीडरशिप है बेईमानी करते आया है, ओबीसी समाज ये कारण भी है कि ओबीसी समाज अपने हक के लिए कभी आवाज बुलंद नहीं कर पाया है। केवल ओबीसी समाज को लॉलीपॉप देने का काम किया गया है। आप देखिए कि इस राज्य के अलग हुए 25 साल हुआ, माने 15 नवंबर 2000 को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन इस राज्य का गठन हुआ, और उस दिन से लेकर के अभी तक अगर कोई समाज सबसे ज्यादा इस राज्य में छला गया है, ठगा गया है, तो ओबीसी समाज है। आप देखिएगा कि आरक्षण कानून 2001 जिसमें आपके एसटी के लिए 26%, एससी के लिए 10%,
ईवी जो अदर वो आपका जो जो आर्थिक रूप से जो पीछे है उनके लिए 10%, और ओबीसी को क्या मिल रहा है 14%, उसमें भी BC1 को 8% और BC2 को 6% मिल रहा है। तो यह अन्याय है कि नहीं? पूरे देश में जब मैंने 1990 में मंडल कमीशन लागू किए बीपी सिंह, तो क्या हुआ कि आधार जाति का संख्या के आधार पर आपको आरक्षण दिया जाएगा, और जब वो मंडल कमीशन लागू हुआ तो बीपी सिंह की सरकार को भी गिरा दी गई थी। तो ये अन्याय तो ओबीसी के समाज के साथ बरसों बरस से होते आया है। लेकिन जब देश में 27% आरक्षण, चाहे आप शैक्षणिक संस्थाओं का बात करें, चाहे नौकरियों में बात करें, बिहार, बगल का बिहार आप देखिए ना, बिहार में कितना टोटल आरक्षण है? 75% आरक्षण है, जिसमें 43%, मेरा ज्ञात है कि 43% आरक्षण ओबीसी को अकेले है। आप तमिलनाडु चले जाइए ना, 69% टोटल आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण 50% है। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आ जाता है, यहाँ पर नियम कानून आ जाता है, बाकी राज्यों के लिए नहीं। अब बाबूलाल मरांडी का बात करिए ना, 3 साल में सरकार से वो बेदखल हो गए। ओबीसी समाज का बात आया तो किनारे धर लिए, लेकिन 7 जिलों में उसको फिर 5वें शेड्यूल में डाल के, 5th शेड्यूल में डाल करके वहां ओबीसी आरक्षण को शून्य कर दिया गया। माने आप समझिए कि ठीक है, वहां आदिवासियों की संख्या 70-75% है, लेकिन वहां पर अदर बैकवर्ड क्लास की संख्या भी 26% है, और आप शून्य कर दिए। ना वो मुखिया लड़ सकता है, ना कोई 3rd-4th ग्रेड की नौकरियां पा सकता है। ये अन्याय इसलिए हो रहा है कि ओबीसी समाज यहाँ जग नहीं रहा है। ओबीसी समाज जिस दिन जग गया, राजनीतिक रूप से इनकी हालत खराब हो जाएगी। और खास करके भारतीय जनता पार्टी केवल ओबीसी समाज को ठगने का काम किया है। आज कोई भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा लीडर, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हो, मैं चैलेंज करना चाहूंगा कि वो ओबीसी समाज के बारे में आवाज उठाए, तुरंत दिल्ली से सौ कौच हो जाएगा। तो ये जो सिस्टम शुरू से चला, यहां तक कि यूपीएससी के एग्जाम में भी जो लोग इंटरव्यू लेते हैं वो कौन समाज के लोग हैं? फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं। मैं डंके के चोट पर कहना चाहूंगा कि अगर देश को समग्र और संपूर्ण विकास चाहते हैं तो सभी जातियों को उसके मेरे संख्या के आधार पर आपको आरक्षण देना पड़ेगा। आप एसटी को 26%, 10% इनको, हमारा 14% का है, और वो भी 14% जाति की संख्या के आधार पर नहीं। ये तो कोर्ट ने जब हस्तक्षेप किया है तब यहाँ के लोगों को 14% मिला है। तो उसी को लेकर के हम लोग आने वाले समय में आंदोलन इस राज्य में करेंगे। लोग बोलता है ओबीसी जगता नहीं, अरे जगाने वाला चाहिए। जिस दिन हम लोग सड़क पर उतर कर इस मैंने भाजपा इससे पहले आजसू भी बात को केवल टाल मटोल करते रही, केवल उठाते रही, लड़ाई हिम्मत के साथ कोई ओबीसी समाज के लिए नहीं लड़ा। इसीलिए कल हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा है प्रेस क्लब में। आप लोग को भी निमंत्रण देते हैं कि आप लोग आइए और इस लड़ाई को हम लोग मुकाम तक पहुंचाएंगे। जो समाज इतनी संख्या में, उसके साथ हम किसी भी हाल में, और मैं खुद ओबीसी समाज से हूं, मुझे उस दर्द को मैं जानता हूं कि कैसे हमारे लोग नौकरियों में छट जा रहे हैं। मैंने लाखों लाख नौकरियों से हाथ धोना पड़ रहा है। तो ऐसे में फिर इस अन्याय के साथ हम लोग खड़ा होंगे इसके विरोध में। और एक और कानून था सार कानून, सार कानून के साथ SAR, उस कानून को भी आप साजिशन खत्म कर दिए। शेड्यूल एरिया में जो ओबीसी समाज के लोग कम से कम दुकान बनाने के लिए 5 डिसमिल 10 डिसमिल जमीन ले सकते थे, उसको भी खत्म कर दिया। तो क्या चाहते कि ओबीसी समाज झारखंड से पलायन कर जाए? कहां चल जाए? भटिंडा चला जाए? कहां चल जाए? अफगानिस्तान चला जाए? कहां चल जाए? पाकिस्तान चला जाए? तो ओबीसी समाज के साथ ये अन्याय हो रहा है। बीजेपी पर आपकी खास नाराजगी है, मतलब अभी आपकी बातों से लग रहा है। बीजेपी तो ओबीसी समाज का वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल ओबीसी समाज को कौन किया? भारतीय जनता पार्टी। आज इस राज्य में अगर लोकसभा चुनाव होता है तो सबसे ज्यादा उसका वोट बैंक किसके कौन है? ओबीसी समाज। और ओबीसी समाज को लॉलीपॉप दे रहे कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी में कौन ओबीसी लीडर, उसका लिस्ट उठा के देख लीजिए। ओबीसी समाज में खास करके और साहू समाज को भी दरकिनार किया गया है। तो हम कहते हैं कि ओबीसी समाज के साथ जो अन्याय भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में कर रही है, ओबीसी समाज के पक्ष में आज तक कोई कानून बनाने के लिए पहल क्यों नहीं किया? अरे बाबूलाल मरांडी 3 साल में रास्ता धर लिए, जेबीएम बनाए, उनका दुर्गति देखिए। ओबीसी समाज के साथ छल करिएगा, जेबीएम को विलय करना पड़ गया भारतीय जनता पार्टी में। कौन सी पार्टी ओबीसी की फिर मतलब अरे लड़ाई हम लोग लड़ेंगे ना। हम तो कहते सारे नौजवान, सारे छात्र ओबीसी समाज के सड़कों पर उतरे और अपने जायज हक मांग रहे हैं।
हम लोग ये हक तो थोड़ी जायज मांग रहे हम लोग थोड़ी कह रहे हैं कि 27 से आप 28% कर दीजिए, हम लोग थोड़ी कह रहे हैं कि 50% कर दीजिए। जो देश में कानून लागू है ओबीसी समाज के लिए, आरक्षण के लिए, उसको केवल लागू करने किससे का मांग बात सरकार से मांग कर रहे हैं ना। तो मांग रहे हैं आप सरकार से और निशाना साध रहे हैं बीजेपी पर। तो बीजेपी पर निशाना इसलिए साधेंगे ना सर कि बीजेपी इस राज्य में जिस तरह से लोगों को बरगला के शासन कर रही है, आने वाला लोकसभा और विधानसभा चुनाव में तो आपने देखा ना, पिछला विधानसभा चुनाव में अगर लोगों के मनोदशा को, मनोभाव को आप नहीं समझोगे और ये इंतजार करोगे कि ओबीसी समाज अपने जायज हक के लिए सड़क पर उतरेगा तभी उसको देंगे, तो आपको इसका वोट में इसका आपको नतीजा भुगतना पड़ेगा। अब भाजपा शासन में उससे किससे, उसके खिलाफ भी है और उससे डिमांड भी है। चूंकि हमने आपको वहां बैठाया, अपनी सारी शक्तियों को एक जगह निहित करके, मैंने संग्रहित करके निहित कर दिया आपको कि आप हमारे समाज के लिए भी कुछ सोचिए, इस राज्य के लिए सोचिए। इस राज्य की आधी आबादी आज बहुत परेशानी में है और लड़ने वाला कोई नहीं है। ये लोग तो केवल समीकरण बनाते हैं, भाजपा कांग्रेस के लोग, कि कुछ पोस्ट दे दिए और लोगों को एक मैसेज देने का काम। ये परंपरा अब इस राज्य में खत्म होगा। आपका मैसेज देने से कोई ओबीसी समाज के बेटा को अगर प्रदेश अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष बना देंगे तो ओबीसी समाज चुप बैठेगा? ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। और इस राज्य में पूरा छात्र, नौजवान, छात्राओं को हम लोग निमंत्रण देते हैं कि आप आइए, सड़क पर उतरिए और अपने हक के लिए लड़ाई को बुलंद करिए। मैं इतने देर, लगभग हम 10 मिनट से बात कर रहे हैं जी, और बहुत अच्छी आपने बात बोली। ओबीसी समाज को तो एकजुटता की जरूरत है, लेकिन आपका जो निशाना था, मैं बड़ा कंफ्यूज इसलिए हो गया। बीजेपी ने कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू को बनाया, ओबीसी हैं, आप बोले कि नहीं ठीक है बीजेपी ठग रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश हैं, जो कि ओबीसी, फिलहाल तो ओबीसी समझ से आते हैं, एसटी की डिमांड है, ठीक है, उस पर वो चुप है। लेकिन उस पार्टी, आजसू का तो खैर ओबीसी की पार्टी कहते हैं कि भाई ओबीसी की पार्टी ही है, सुदेश महतो है, लंबोदर महतो है। आप जिस पार्टी में, वो भी ओबीसी की पार्टी है, जयराम महतो है और बाकी तमाम महतो ही महतो है। एक विजय साहू मेरे को दिखते हैं, बाकी कुछ मंडल एक आध लोग और दिख जाते हैं। लेकिन जेएमएम में मेरे को एक भी ओबीसी नहीं दिखता है। लेकिन आपने जेएमएम को लेकर के बड़ा सॉफ्ट रवैया अपना। एकदम सॉफ्ट नहीं है। देखिए, जो डिमांड हमारा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य में जो परिस्थिति पैदा करके आज रखी है ना, एक लाइन कहीं ब्लॉक में, अंचल में कर्मचारी से, पंचायत सेवक से लिखाने जाइए, उसका पैसा लोग मांगता है। हम तो आते हैं उसमें। अभी तो हम थोड़ा बात कर रहे थे कि आखिर हमको आरक्षण मिलेगा कहां से, लेकिन इस राज्य में जो दुर्गति करके लोगों ने रखा है, ये राज्य माफ नहीं करने वाला है। ये जो राज्य में जो माहौल क्रिएट करते हैं और आदिवासी, गैर आदिवासी को लड़ाने का प्रयास, इसमें सब शामिल है, वो केंद्र भी और स्टेट भी। ये अबुआ मने क्या, अबुआ मने अपनी सरकार। और अपनी सरकार में अगर कोई माँ, कोई बहन अगर 3-3 महीना से अंचल और ब्लॉक का चक्कर लगाती है, तो क्यों लगाती है, क्यों लगाना पड़ रहा है? ये सरकार अबुआ सरकार हम लोगों ने बनाया था। यहाँ तो सहूलियत के साथ काम होना चाहिए था, लेकिन इस राज्य में जिस तरह से संसाधनों को लूट रहा है लोग, और आप मोटेशन कराने जाइए, एक जेन्युइन मोटेशन का पैसा क्यों सीओ लेगा? ये सवाल है इस राज्य सरकार से कि मेरी धरती, मेरा जमीन, मेरा खतियान और मेरा रसीद काटने में जो लगान हम सरकार को देने जा रहे हैं, उस मोटेशन में भी अगर हमको दाखिल खारिज करना है तो उसमें पैसा ले रहे हैं। कोई समस्या है तो उसमें पैसा ले रहे हैं। अगर आपको जातीय आवासीय बना, किसी के घर में किसी की माँ, आज सुबह एक आदमी आया मेरे पास, बोला भैया कि मेरी माँ का देहांत हो गया और संजोग से मैंने जब हम लोग वहां गए, अंचल में गए, चूंकि मैंने थोड़ा कहिए कि जब इंदिरा आवास का पैसा आया, तो प्रधानमंत्री आवास योजना का, तो माँ के नाम से आया। अब पैसा तो आ गया खाता में। अब खाता में जब पैसा आ गया तो उसको निकालने के लिए हमको सारा कुछ वंशावली बनाना होगा, डेथ सर्टिफिकेट बनाना होगा। कर्मचारी और ऑपरेटर क्या बोलता है कि तो नियम है 1500 रुपया लगेगा। वो गरीब कहाँ से देगा? सब्जी बेचने वाला मेरे पास सुबह सुबह है, हमले तुम जाओ अंचल कार्यालय, सीओ के चेंबर के पास जाके फोन करना, मैं सीओ से बात करूंगा, तेरा काम करवा। मैंने एक एक इंडिविजुअल के लिए अगर हम लोग काम करने, ये सिस्टम ना था, इस सिस्टम को पूरा खराब करके लोग रखा है। तो बहुत दुर्गति इस राज्य में। आप कोयला चोरी देखिए ना, क्या दुर्गति है। आप देखिए कि लगेगा कि नियमतः अलॉटमेंट कर दिया है लोगों को, ये माइंस तेरा, ये माइंस तेरा, ये माइंस तेरा। और कोई दिन को आप जाके देखिएगा, कभी अवसर मिलेगा तो बड़का गांव में और मांडू विधानसभा का जो मांडू ब्लॉक है, वहां कैसे दोहन हो रहा है। क्या ये दोहन कर रहे हैं आप? राज्य का आप नहीं मानते हैं, केंद्र का संसाधन, ये देश का संसाधन है। और जब आप गलत तरीके से कुछ करेंगे तो यहाँ गलत परंपराओं का शुरुआत होगा, लोग गलत डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये दुर्गति ये राज्य सरकार करके रखी है। 2014 में आप कौन सी पार्टी में थे? आजसू में मेरा
जीवन में राजनीतिक शुरुआत मैं रांची यूनिवर्सिटी से पीजी किया मैथ्स में। उसके बाद राजनीति में यही आजसू पार्टी से ही अपना राजनीतिक जीवन का शुरुआत किया और बहुत लंबा टेन्योर, मैंने एक जीवन का वो खास समय 25 साल मैंने आजसू पार्टी को दिया और सुदेश जी के साथ मैंने काम करने का काम किया। लेकिन अभी मैं बदल दिया हूँ। 24 तारीख को 50,000 भीड़ के साथ मैं जेएलकेएम ज्वाइन किया हूँ। सुदेश जी में क्या चीज अच्छी थी? सुदेश जी एक समय था, समय के साथ चीजों को बांध नहीं पाए। सुदेश कुमार महतो मैंने इस राज्य के वो चेहरा बन सकते थे जो राज्य का जो एक्चुअल में जो डिमांड है अभी वो डिमांड को पूरा कर सकते थे। लेकिन न जाने कौन सा सलाहकार समितियों के बीच में वो घिर गए और अपने आप को सीधा सीधी मैंने सिंक्रोनाइज कर लिए। मतलब एज अ पर्सन सुदेश जी को आप मतलब ठीक आदमी है। देखिए कोई पर्सनली व्यक्तिगत रूप से कोई गलत नहीं होता, लेकिन उसका राजनीतिक आचरण सही होना चाहिए। हेमंत सोरेन जी भी अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द बैठने वाले लोग उनको खराब करके रखे हैं। वो प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यही आरोप तो जयराम पर भी लगता है कि जयराम एज अ पर्सन बहुत अच्छे आदमी, लेकिन उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो जयराम महतो आज के समय में इस राज्य में आप कहिए तो लोग बीच में उनको देखिए, ये इतना बड़ा साजिश इसलिए रचा गया इस राज्य में अशांत करने का कि जयराम क्लीन स्वीप कर रहे थे। सभी जाति, सभी संप्रदाय, सभी समूह, सभी वर्ग के लोग जयराम के साथ जुड़ रहे थे और अभी भी जुड़ रहे हैं। मान लिया ये फंस गए, लेकिन नहीं फंसे हैं। जयराम जी कभी फंस ही नहीं सकते, इसलिए जो स्पष्टवादी नेता हो, जो स्पष्ट रूप से लोगों के बीच में रहता हो, वो आदमी फंस नहीं सकता है। फंसाने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन नेता फंस नहीं सकता है। आपने कहा ना कि केवल महतो दिखते हैं। आज विजय साहू परिस्थिति वश आया कि नहीं? उनसे इंस्पायर्ड हुआ कि नहीं? उनके कार्यों से हम प्रेरित हुए कि नहीं? आज कमलेश कुमार सिंह जी इधर बैठे हुए, एम रहमान जी उधर बैठे हुए, ये सारे लोग आए। बहुत लंबा समय तो हुआ नहीं इस पार्टी का। आप देखिएगा विधानसभा चुनाव आते आते पूरा झारखंड प्रदेश का सभी समाज के लिए वो बात उठाते हैं। अगर आज आदिवासी समाज का बात उठाते हैं तो ठीक है, और कुर्मी का बात उठाएंगे तो हमको दिक्कत होगा। कल साहू समाज का, उनका कहना स्पष्ट है कि इस राज्य के लोग हमारे हैं और किसी समाज के साथ अन्याय होगा तो हम ट्रांसपेरेंटली हम आवाज उठाएंगे, और जयराम जी उठा रहे हैं। आज आप देखिए सूर्या हंसदा का मामला, आप नगरी रिम्स 2 का मामला देखिए, आप गुमला में अभी जो आंदोलन चल रहा है भारतमाला प्रोजेक्ट में उसका देखिए, और बहुत सारे आप जादूगोड़ा का बात देखिए। वहां पर कौन समाज है? आदिवासी समाज है। अब हुआ सरकार को तो वहां कैंप लगाना चाहिए कि यूरेनियम उत्खनन से, रेडिएशन से वहां के लोग मर रहे हैं। एक इंसान माने मर क्या रहा है, माने वो घुट घुट के मरने के लिए मजबूर है। उनका शरीर का स्ट्रक्चर बदल गया है, तो कौन आवाज उठा रहा है? तो ये जयराम महतो इस राज्य का समझिए कि भविष्य है, और ये लोग देख भी रहा है। और जयराम महतो आने वाले दिन में इस राज्य में कुछ परिवर्तन करेंगे जो लोगों का सोच है। सूर्य हंसदा के प्रकरण का आपने जिक्र किया, मेरे को याद आता है सूर्य हंसदा प्रकरण में, चूंकि हम वो पहले चैनल थे जिन्होंने खबर चलाई थी कि सूर्य हंसदा का एनकाउंटर हुआ, हम वो पहले चैनल थे, तो हमने उस खबर में लिखा था, आप बोलेंगे तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, कि जेएलकेएम से प्रत्याशी रहे सूर्य हंसदा का एनकाउंटर। ठीक है, ये खबर हमने चलाई और उसमें के कमेंट्स में आपको दिखाऊंगा। 90% जेएलकेएम के कार्यकर्ता हैं जिनका कहना है कि नहीं, हमारे कार्यकर्ता नहीं, ये जयराम को फंसाने की साजिश से फलाना है ठिकाना है। और 2 से 3 दिन का समय लगा, तब जाकर के इस बात पर आप लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे। इस बात से आपको कबूल करना पड़ेगा कि इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि नहीं ठीक है, जो सूर्य हंसदा वाज अ गुड मैन, वो अच्छा आदमी था। चूंकि आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं, आपसे मैं बौद्धिक बात कर सकता हूँ। अक्सर मेरे को ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे मैं बौद्धिक चर्चा नहीं कर सकता, ये बौद्धिक चर्चा कर रहा है सर। आप लोगों को तो 3 दिन का समय लगा सर, जयराम महतो को वहां पहुंचने में 1 हफ्ते का समय लग गया कि भाई मैं सूर्य हंसदा के परिजनों से जाकर मिलूंगा। मतलब जयराम ने पहले ठोक बजा के देख लिया कि मेरे को पॉलिटिकल नुकसान है। जयराम का मैं समर्थक हूं, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस चैनल को शुरू करने के पीछे का मोटिवेशन जयराम महतो कि मैं खुल करके खबरें दिखा सकता हूँ। मैं यहाँ ना किसी के समर्थन में दिखाता हूँ ना किसी के विरोध में दिखाता हूँ। मैं समर्थक हूँ जयराम का, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं आलोचना करूंगा, ये मेरा कर्तव्य है। मैं सवाल पूछूंगा, चाहे यहाँ आप बैठे, हेमंत सोरेन बैठे, नरेंद्र मोदी बैठे, मेरे लिए सब बराबर है। तो मेरा सवाल ये है कि आखिर वो 3 से 4 दिन आप लोगों को क्या डिसीजन करने में लग गया कि सूर्य हंसदा जेएलकेएम के पार्टी के नेता थे? अभी आपको मैं बताऊं कि ऑफिशियल स्टेटमेंट को दिया था क्या? पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था कि सूर्या हंसदा हमारे पार्टी के नहीं? आना चाहिए था ना। नहीं है, वो आया था क्या? है, आना चाहिए। नहीं है, वो आया था क्या? है तो आना चाहिए था। है तभी तो जयराम जी वहां गए 7 दिन बाद। नहीं 7 दिन बाद। अगर नेता कहीं परेशान, कहीं व्यस्त है, बाकी लोग गए वहां पर। आज सूर्या हंसदा वाला मामला में बाकी लोग राजनीति किया, जयराम महतो ने राजनीति नहीं किया। जयराम महतो स्पष्ट रूप से बोले
कि सूर्या जेल के भाजपा कांग्रेस की बात कहाँ है। सूर्या हांसदा एक्चुअल में अच्छे इंसान थे और उनको साजिशन फंसाया गया। और कौन फंसाया आप समझ लीजिए इस राज्य में। इस राज्य में अगर हमको भी डर लगता है कि कॉर्पोरेट के खिलाफ मैं आवाज उठाता रहता हूं जिस विधानसभा में हूं, तो मुझे भी डर लगता है। तो सूर्या हांसदा एक्चुअल में अच्छे इंसान थे, किस दल में थे उससे ऊपर उठ के वो काम करते थे। वो भाजपा से जेलकेम में आए, जेलकेम से भाजपा में गए, वो चर्चा का विषय नहीं है। विषय ये है कि सूर्या हांसदा अच्छे इंसान थे और उनके साथ अन्याय हुआ है। और अभी भी डंके के चोट पर हम कहते हैं कि राज्य सरकार अनुशंसा करे सीबीआई जांच का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पूरा संथाल परगना में जिस तरह से लोग सुपर सीएम बन के काम कर रहे हैं और लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, यही तो दिख रहा था कि पूरे राज्य को एक सूत्र में बांधने का प्रयास चल रहा था और जेलकेम कर रहा था। उसको तोड़ने का बीच बीच में साजिश लोग रच रहे हैं। लेकिन हम लोग जैसा लीडर जयराम जी के साथ पूरे ताकत के साथ है और आने वाले दिन में देखिएगा हर विषय पर मुखर होकर हम लोग बात रखेंगे और एक्चुअल में लोकतंत्र क्या होता है ये दुनिया को बताने का काम करेंगे। केवल डिप्लोमेसी नहीं, केवल राजनीति नहीं, एक्चुअल में राजनीति का स्वरूप क्या होना चाहिए वो जेलकेम दिखाएगा। जेलकेम सूर्या हांसदा के पक्ष में उस समय भी था, जयराम जी गए भी और जयराम जी को जो करना है वो कर भी रहे हैं और आने वाले दिन में भी करेंगे। और पार्टी के तरफ से मैं अभी भी डिमांड करता हूं मुख्यमंत्री महोदय से कि आप अनुशंसा करिए सीबीआई जांच का। क्या पड़ जाएगा, क्या दिक्कत है। राज्य सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। एक आदिवासी का बेटा का हत्या हो गया और वो जो आप दिखाए, जो तस्वीर दिखाए उसमें आप अभी अपने फंस जा रहे हैं। पुलिस कुछ बोल रही है, कुछ वहां कुछ दिख रहा है। तो इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए। अब सीआईडी जांच करवा देंगे। कौन है सीआईडी? स्टेट का ही एजेंसी है। तो अब सीबीआई जांच करने में 4 लाइन अनुशंसा करने में क्या जाता है कि करोड़ों की संपत्ति इस राज्य की लूट जाएगी क्या? तो फिर आखिर क्यों? तो सवाल तो खड़ा होगा और ये सवाल खड़ा होते हैं लेकिन धीरे धीरे लोग दबाने का प्रयास करते हैं और जब समय पार हो जाता है तो इसको भूल जाते हैं। लेकिन सूर्या हांसदा वाला मामला अभी से लेकर के 2029 चुनाव तक इस राज्य में गूंजेगा, ये हम आपसे वादा करके जाते हैं। चलिए, एक आप साहू अपने नाम के आगे लगा तो फिर से मैं वापस से वहीं पर आता हूं। जाहिर सी बात है साहू को अलग झारखंड राज्य के लिए लड़ने वाला में काफी आपके एक समुदाय के लोग थे। साहू एक ऐसा समुदाय है झारखंड में, मतलब खतियानी अगर सबसे बड़े समुदायों की बात करें तो उसमें से एक आपका समुदाय आता है। दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, मैं सबको ले रहा हूँ साहू में। मैं ओवरऑल साहू ले रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं तेली को अलग, सुणी को अलग और बाकी वैश्य समुदाय को अलग, मैं ओवरऑल ले रहा हूँ। फिर भी आप लोगों की जनसंख्या झारखंड में माटी पुत्र जनसंख्या जो वो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज भी ये समुदाय झारखंड में तो हाशिए पर है। मतलब आप समझिए कि राजनीति में आज भी इस समुदाय को माइनस ही करके कि ये तो इसका वोट बैंक है, इसको सरेंडर। तो आखिर ऐसा क्या कारण है, मतलब क्यों है? ट्रेंड बदलेगा इस राज्य पे। अगर विजय साहू जेलकेम में है, विजय साहू जीवन भर आसू पार्टी में रहा, तो एक प्रयास है। एक दिन में चीजें नहीं बदलती हैं, इसको थोड़ा लंबा समय लगेगा। हो सकता है कि धारा में मैं ना रहूं, उसके बाद लोगों को समझ में आने लगे। तो एक पार्टी का वोट बैंक बन के रहिएगा तो यही होना है। लेकिन साहू समाज का केवल सवाल नहीं है, इस राज्य में हम ओबीसी समाज का बात कर रहे हैं। बायफर्केट करके चीजों को मैं नहीं देखता हूं और आज तक जातीय मीटिंग में विजय साहू नहीं गया है। हाँ, जो समाज के साथ अन्याय होगा, चाहे वो आदिवासी समाज हो, चाहे एससी समाज हो, चाहे ओबीसी समाज हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का जो आप मांग कर इसमें कुर्मी समाज इंक्लूडेड है कि इसको बाहर करके आप जो देखिए वो उनका डिमांड आप इसलिए सवाल कर रहे हैं कि कुर्मी समाज एसटी में शामिल होने का आंदोलन कर रहा है। उनका संवैधानिक तरीके से उनका लड़ाई अपने जगह वो लड़ रहे हैं। उसके लिए वो लॉजिक देंगे कि किन कारणों से मैं बनना चाहता हूं और मैंने जो डॉक्यूमेंट्स है उसको प्रूव कर मैंने वहां पर दिखाएंगे। तो अगर लगेगा केंद्र सरकार को कि इनको देना चाहिए तो मिलेगा, और नहीं लगेगा तो फिर ये संघर्ष, जब तक ये संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन कुर्मी समाज वर्तमान में ओबीसी समाज है, वो तो मान ही नहीं रहेगा। ओबीसी नहीं मान नहीं रहा, वो तो डिमांड करे। जिस दिन वो एसटी में चले जाएंगे उस दिन स्वतः उनके मान रहे हैं कि वो ओबीसी एकदम ओबीसी समाज में है। हमको लगता है कि BC1 में कुर्मी समाज है, BC1 में है। तो कुर्मी समाज, साहू समाज, कलवार समाज, यहाँ तक कि अंसारी समाज भी, उसको भी कोई चर्चा नहीं करता। मुसलमान समाज भी ओबीसी समाज में है। हम लोग तो बात करते हैं हमेशा, लेकिन कहीं ना कहीं इस राज्य की राजनीति में जिनका दखल है मुसलमान समाज का, वो भी अंसारी लोग, ओबीसी समाज के लोग हैं। उसका कोई चर्चा नहीं करता। कितने तरीके सरकार है उसका चर्चा कर रहा है, आप क्या बात तरीके से हाइड कर देता है लोग। नहीं, सरकार क्या, सरकार तो उनका
अरे सरकार के लोग तो जानते हैं कि मुसलमान समाज हम ही को वोट करता है, तो उसके बारे में क्या सोचेगा। जिस दिन मुसलमान समाज अपने हक अधिकार के लिए जग गया, कि वर्तमान जो महागठबंधन की सरकार इतना चैन का बंसी बजा रही है ना, कि इसको लड़वा के वोट को एकदम सिंक्रोनाइज करके कुछ वोट को अपने तरफ पोलराइज कर लो, कुछ को उधर कर लो, 10% मेरी तरफ ज्यादा गया तो मेरी सरकार बन जाएगी। ये बंसी जो बजा रहे हैं वर्तमान सरकार जो बजा रही है ना, ये राज्य का राजनीति बदलने वाला है, अब बदलेगा। ओबीसी समाज भी जगेगा और एसटी समाज भी सोचने के लिए मजबूर होगा कि इस राज्य के संसाधनों को लूट कौन रहा है, कहाँ के लोग लूट रहे हैं। आज झारखंड अलग राज्य हुआ और फिर वही लोग लूट रहे हैं जिनसे लड़ के हम झारखंड अलग करवाएं। तो फिर वही तो बात है। आप इर्द गिर्द देखिए अबुआ सरकार के कौन लोग हैं, खुल के नाम नहीं लूंगा, अच्छा लगता नहीं है, लेकिन पूरा झारखंड आज के समय में जान रहा है कि अबुआ सरकार के इर्द गिर्द कोई हंसदा, कोई मरांडी, कोई साहू, कोई यादव, कोई नहीं है सर। तो ये कौन कर रहा है? तो ये श्रीवास्तव है, पांडे, ये समीकरण वाली राजनीति इस राज्य में चल रही है। इस राज्य के मुखिया को लगता है कि मेरे साथ मजबूत समीकरण है, समीकरण के आधार पर इस राज्य में राजनीति डिसाइड होती है, इसलिए इस राज्य की दुर्गति है। जिस दिन समीकरण टूट गया और लोग स्वतः स्फूर्त जो बेहतर लीडरशिप है उसके तरफ चला गया, समीकरण टूटेगा, तोड़ना है ना। देखिए हम लोग यही तो हम लोग डर जाते हैं कि टूटेगा कैसे। माने पहले समीकरण था भाई सिंपल सी चीज है साहू जी, आपने गिरिडीह चुनाव में जयराम जब लड़े थे तो उनको एक गलतफहमी थी कि मुसलमान उनको वोट देगा, ये गलतफहमी थी उनको। उनकी गलतफहमी क्लियर होगी जब वो गिरिडीह चुनाव में उनका आंकड़ा साफ नहीं बैठा। डुमरी चुनाव में भी उनको लगा था कि मुस्लिम उनको वोट देगा, वो बंद तो गया विधायक, लेकिन जब आप आंकड़ागत देखिएगा तो मुस्लिम समुदाय का जो वोट है वो नहीं गया। वो अपने, चूंकि मुस्लिम समुदाय एक बात जानता है कि मेरे को उसको वोट देना है जो बीजेपी को हरा सके, ठीक है, मेरे को उसको वोट देना है जो बीजेपी को हरा सके। और ये तय है कि मुस्लिम समुदाय हो चाहे क्रिश्चियन समुदाय हो, वो बीजेपी को वोट नहीं देगा। और वो कांग्रेस और जेएमएम इनके बीच में अभी चूहा बिल्ली की लड़ाई भले चल रही है कि कौन किसका है, लेकिन फैक्ट यही है कि इन दोनों के अलावा कोई तीसरी पार्टी की तरफ इनका ध्यान नहीं जाएगा। छोटी मोटी और कुछ पार्टियां हैं जैसा जेएमएम है, वो इस तरीके का रुझान जा सकता है, लेकिन जेएलकेएम, आजसू, ऐसी पार्टियों को तो मुस्लिम समुदाय कभी वोट नहीं देगा। आपको लगता है कि कभी ऐसा भविष्य में आएगा? देखिए आपने कहा, आपके सवाल में ही जवाब है कि मुसलमान समाज जब देखता है कि भारतीय जनता पार्टी को लड़ाने वाला ये मजबूत गठबंधन या मजबूत पार्टी है तो उसके तरफ जाती है। तो वो परिस्थिति हम लोग पैदा कर देंगे इस राज्य में कि भाजपा को कोई हरा सकता है इस राज्य में तो जेएलकेएम हरा सकता है, वो परिस्थिति बनेगा। आप देख लीजिए वहां पर कांग्रेस पार्टी के परंपरागत वोट बैंक थे दिल्ली में, आम आदमी पार्टी कैसे, उनको लगा कि भाजपा को कोई मजबूती के साथ हरा सकता है तो आम आदमी पार्टी हरा सकती है। वो परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति बनी तो वो सोचने के लिए मजबूर हुए, और वही परिस्थिति इस राज्य में होगा। और आपके सवाल का यही जवाब है, आप ही ने जवाब दे दिया कि जो भाजपा को हराएगा मुसलमान समाज उधर ही जाएगा। तो भाजपा हारेगी, और भाजपा हारेगी इसलिए हारेगी कि भाजपा इस देश में, देश को दुर्गति मैंने करके रखा है देश में। अब देखिए सिंपल सा उदाहरण, आप कोल इंडिया का बात करते हैं, वो भारत सरकार का वो नवरत्न कंपनी है। कोल इंडिया उत्खनन कर रही है कोयला का, और कहीं से कोयला का अभाव देश में नहीं है, कोई पावर प्लांट तो बंद नहीं हुआ है, उत्खनन तो हो रहा है, सरप्लस कोयला उत्खनन हो रहा है। फिर आप अडानी को माइंस क्यों दे रहे हैं, फिर आप जेएसडब्ल्यू को माइंस क्यों दे रहे हैं, आप प्राइवेट पार्टियों को माइंस क्यों दे रहे हैं? माइंस इसलिए दे रहे हैं कि इस राज्य में या देश में जहां भी संसाधन वहां पर प्राइवेट पार्टियों को आप खदान का मालिक बनाना चाहते हैं, और कोई मकसद नहीं है। आप जन सुनवाई करते हैं, आप जन सुनवाई को क्या कोरम पूरा करते हैं? जन सुनवाई का मतलब जनता का वहां पर जो चिंताएं हैं पर्यावरण स्वीकृति के लिए, उसमें जनता अपना बात रखे तो उसके लिए वो EIA रिपोर्ट बनता है, उसको आप सार्वजनिक नहीं करते हैं। कलेक्टर जाएगा या एसी जाएगा या आपका SDO जाएगा, आप करके निकल जाते हैं, वहां पर माइनिंग शुरू कर देते हैं। तो इस चीज का, इस माहौल को क्रिएट करना, लोगों में अवेयरनेस लाना है कि आप अपने राज्य के संसाधनों को इस तरह से बेतहाशा लूटने मत दीजिए। और केवल राज्य नहीं लूट रहा है, ये पूरा देश लूट रहा है। यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग अभी आप देख लीजिए। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था कि 2014 में आप कौन सी पार्टी में थे, मैंने क्यों पूछा था? अभी ये जो आप बात बता रहे हैं जैसे सीओ घूस लेते हैं या ये जन सुनवाई वाली बात, 2014 में जब आप सरकार में थे, तब आप लोग सरकार में थे, तब भी आपको ये आवाज उठानी चाहिए थी। आप जिस जगह से आते हैं बड़का गांव में, वहां पर गोंदलपुरा में अडानी को जमीन अलॉट की गई 2014 से 19 के बीच में। त्रिवेणी सैनिक उत्खनन करती है, आपका ऋत्विक जो है वो उत्खनन करती है, इन सब कंपनियों को टेंडर जो है वो सब 2014 से 2019 के बीच में। और सबका ये जो एनवायरमेंटल असेसमेंट है सब गलत है।
जमीन का जो आप सीओ, आप घूस मांग रहे हो तो आप आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत 2014 में जब जमीनों को ऑनलाइन कर दिया गया, राजबाला वर्मा जो मुख्य सचिव थी कि भाई सारे जमीनों को ऑनलाइन कर देते हैं, तो उस समय आपके अंदर की ये क्रांति कहाँ चली गई थी? क्रांति था सर, 2014 से 19 तक हम लोग सड़क पर थे। देखिए बात क्या है ना कि आप राजनीतिक रूप से शक्तिवान तब होते हैं जब आप लंबे समय से राजनीति करते हैं और आपके सदस्य की संख्या ज्यादा होती है। फिर भी सरकार में होते हुए हम लोगों ने विरोध किया था। और पर्सनली विजय साहू का बात करिए, अभी भी मैं विरोध कर रहा हूं और उस समय भी मैं विरोध करता था, और मेरे पर ऐसे ही 32 केसेस नहीं हुआ है। आंदोलन मैंने किया है, जितना शक्ति था उतना किया, शक्ति को बढ़ाया हूं, तो आंदोलन का रूपरेखा दिखेगा। अभी आप देखिए कि 7 नवंबर को हम लोगों ने महापंचायत रखा है, हरली, बादम और गोंदलपुरा के रैयतों के साथ मिलकर के 50,000 लोगों के साथ। किसके खिलाफ? इन कंपनियों के खिलाफ। किसके खिलाफ? वर्तमान यहाँ के अगुआ सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ। आखिर वहां पर जब कंपनियां लोगों पर केस करती है तो किसका प्रशासन जाता है, किसका पुलिस जाता है, किसका डीसीएसपी जाता है? इस सरकार का ना। और इस सरकार को समझना चाहिए कि इस राज्य के जनता का कस्टोडियल आप है। केंद्र उत्खनन कर रहा है और आपको मोहरा बना रहा है और आपके लोग उसमें मैंने पिसा रहे हैं, तो आप कस्टोडियल है। आप यहाँ जनता जनार्दन के समझिए कि वो क्या कहिएगा कि आपको जो शक्ति दिया है तो आपको देखना था, आप सेवक हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि नहीं वो सेंट्रल की एनटीपीसी सेंट्रल का है तो इसका है तो उसका है, वैसे करके निकल जाएंगे क्या? क्यों निकल जा रहे हैं उसका मतलब आप समझ रहे हैं कि केवल एक लॉजिक देके, एक एक्सक्यूज देके ये लोग निकल जा रहे हैं कि नहीं ये सेंट्रल का है तो हम क्या करेंगे। तो फिर गिरफ्तार करने दरोगा दिल्ली से आता है। अंबा प्रसाद का साथ देंगे? कह देंगे अंबा प्रसाद को साथ? नहीं देंगे। अंबा प्रसाद को क्यों साथ देंगे? पूरे बड़कागांव विधानसभा का दुर्गति उस समय, वर्तमान में उस समय विधायक उनका पूरा परिवार 15 साल से रहा। वर्तमान का भी जो विधायक है वो सब एक ही कल्चर में डल। देखिए जो राजनीतिक रूप से अपने आप को जनता के प्रति समर्पित नहीं रखेगा, चीजों को आकलन नहीं करेगा और हर चीज को एक चीज से तोलने का काम करेगा, वैसे लोग कभी भी इस राज्य की राजनीति में ना प्रासंगिक थे, ना है, ना रहेंगे। आपके सुप्रीमो तो साथ देने की बात कर रहे हैं। सुप्रीमो ने साथ देने का बात नहीं किया, आप उसमें आप गलत सोच रहे हैं, एंगल ढूंढ रहे हैं। सुप्रीमो ने ये कहा कि इस राज्य में जिसकी सरकार कांग्रेस और जेएमएम के समर्थन से सरकार चल रही है, उस राज्य के कांग्रेस के पूर्व विधायक को अगर कोई धमकी दे रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या, वो सरकार पर सवाल उठाया है। और पर्सनली अगर आपके साथ भी कोई अन्याय करेगा, इस राज्य के आप हैं या कहीं के भी हो, तो हम सपोर्ट में, वो पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं था, पर्सनल सपोर्ट था। और ये दुर्गति इस राज्य का है कि अंबा प्रसाद पूर्व विधायक, उनकी मम्मी पूर्व विधायक, उनके फादर पूर्व विधायक और मंत्री, लेकिन उनको अगर कोई जाके वहां से हैदराबाद से धमकी दे रहा है तो यहाँ का शासन व्यवस्था का ना तो ये है कि आपकी सरकार में आप जब सुरक्षित नहीं तो जनता कहाँ से सुरक्षित। इन्हीं बिंदुओं पर तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, इन्हीं बिंदुओं पर तो हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और जयराम जी ने यही कहा था कि ये सरकार का लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब। चलिए, तो एक आखिरी सवाल मैं आपसे यही लेता हूँ, जेल के में अपना भविष्य आप कितना सेफ देख रहे हैं? जेल आरोप तो ये लगता है कि कुर्मी पार्टी है। जेल के देखिए, विजय साहब कभी भी अपने भविष्य के लिए किसी राजनीतिक दल में नहीं रहा। मैं जनता का भविष्य देख रहा हूं कि जेल के पार्टी में जनता के मुद्दों को, असली जो मुद्दे इस राज्य के थे, विस्थापन था, स्थानीय नीति था, नियोजन नीति था और बहुत सारे चीज थे, वो सारे मुद्दे पीछे छूटते चले गए थे। उन विषयों को, बृहद झारखंड का बात दब गया था। अभी मयूरभंज में गए जयराम जी तो वहां पर बात उठाए तो लगा कि नहीं, बृहद झारखंड भी कोई चीज है। हमारे बच्चे भूलते चले जा रहे हैं कि कभी आंदोलन हुआ था कि उड़ीसा, बंगाल और बिहार के पार्ट को मिला के झारखंड बनाना है। तो उसी तरह से स्थानीय नीति का बात कोई कौन कर रहा है, नियोजन नीति का बात कौन कर रहा है? 1932 का खतियान बोला जुमला है, कभी हो ही नहीं सकता है। लेकिन उसी आधार पर आज राजनीति झारखंड की गर्म है कि नहीं? तो जयराम जी के साथ मैं हूं, इसलिए हूं कि राज्य का भला हो। अपना भविष्य का चिंता नहीं है सर, अपना भविष्य हम लोगों ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया जनता के बीच में। आप तो जयराम जी के साथ है, जयराम जी आपके साथ है कि नहीं, ये बड़ा सवाल है ना भाई। पार्टी के अध्यक्ष आप देख लिए, उपाध्यक्ष कौन कौन है आपकी पार्टी में? फलाना मत हो, ठिकाना मत हो, ठिकाना मत हो। आप कहाँ हैं? आप फिर वही उसी ट्रैक में जा रहे हैं कि पद और पार्टी। जयराम जी मेरे साथ क्यों नहीं है? मेरे कार्यक्रम में जयराम जी मेरे कार्यक्रम में आए। अगर वो मेरे साथ नहीं होते तो किसी पार्टी के पदाधिकारी को भेज देते, लेकिन मेरे कार्यक्रम में जयराम जी आए और बहुत सारे मसलों पर उनसे चर्चाएं होती हैं। हम लोग मिल के एक नया झारखंड का निर्माण करेंगे। वो उनका जो संकल्प है इस राज्य के प्रति,
उस संकल्प को पूरा करने में विजय साहू जितना ताकत लगा सकता है, जितना शक्ति मेरे में, उसको हम निहित करेंगे और झारखंड को बदलना है। झारखंड बदलेगा, झारखंड का लीडरशिप बदलेगा, झारखंड के लोग खुशहाल होंगे और झारखंड के असली मुद्दे के साथ सॉल्यूशन होंगे। बहुत शुक्रिया आपका। हम तो उम्मीद करते हैं कि भाई झारखंड आप जरूर बदलें। जो उत्साह आपके अंदर है, जो ऊर्जा आपके अंदर है, और सबसे बड़ी बात, हमारे झारखंड में वाकपटु नेता बहुत कम है। तो इसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपके जैसा एक वाकपटु नेता जेल गेम में है। जयराम महतो के अलावा, देवेंद्र महतो के अलावा आप भी हैं जो कि हर मुद्दे पर अपनी बात को इस तरीके से रख सकते हैं जो जनता तक पहुंचे। तो बहुत शुभकामनाएं हैं भारत मित्र की तरफ से आपका, और बहुत शुक्रिया कि हर मुद्दे पर हमने बात किया। तो आपको भी क्या लगता है कि विजय जी का ये जो एक उलगुलान है कि भाई हम झारखंड बदलेंगे, आपकी सोच क्या है इस पर? ओबीसी समुदाय को लेकर के एक बड़े आंदोलन की तैयारी है, इस पर भी आप क्या सोचते हैं? हमें जरूर कमेंट्स में बताइएगा। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार।